बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। तो लास्ट क्लास में हम लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड शॉर्टेजेस के हवाले से एडजस्टमेंट सीख चुके हैं, परपेचुअल सिस्टम में भी और पीरियोडिक सिस्टम में भी। ओके बेटा, ऐसा ही है, रिस्पॉन्स दें आप सब लोग। अच्छा, तो आज हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं, उस वैल्यूएशन के हवाले से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखनी है। उसका नाम है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल आप ध्यान में रखिएगा अपने पास लाजमी। ठीक है जी, तो यहाँ लिखा हमने क्या, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, ताकि उसको रिपोर्ट किया जा सके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके लिए IS2 जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 IS2 कहलाता है इन्वेंट्री। तो वो क्या हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है? वो गाइडलाइन ये है कि जब भी तुम इन्वेंट्री को वैल्यू करो, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो, ये बात इन्वेंट्री परचेज करते वक्त नहीं है, ये बात इन्वेंट्री को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करते वक्त की है। तो इस बात का ताल्लुक इन्वेंट्री को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करने से मुताल्लिक है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, वो किस तरह वैल्यू किया जाएगा। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट lower of cost and net realizable value, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, NRV। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। आपसे एक सवाल करता हूं, आपसे एक बात आपको याद होगी, एसेट वही है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है, वो एसेट नहीं है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका या मिलने से रह गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जरा तवज्जो सुनिएगा। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 100 यूनिट्स रखे हुए हैं। कितने यूनिट रखे हुए हैं? 100 यूनिट्स। ठीक है, सही है। और आपने हर यूनिट परचेज किया था, जो उसकी कॉस्ट थी, जिस तरह हमने कल वर्कआउट की थी, वो कैरेज इनवर्ड वगैरह सारी चीजें निकालने के बाद तो जो रेट आया था ना, वो एक यूनिट का रेट आया था हमारे पास, उसको हम रेट बोलेंगे कि भाई एक यूनिट हमें खरीद के कितने का पड़ा था। तो मिसाल के तौर पर एक यूनिट पड़ा था आपको 50 रुपए का, सही है। तो अगर आप 100 को 50 से मल्टीप्लाई करें, एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को कहा, वैल्यू किया, 100 यूनिट हमारे पास गोडाउन में रखे हुए थे, हर एक यूनिट की कॉस्ट क्या थी, 50 रुपए थी। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एट कॉस्ट कितनी आ गई, 5,000 रुपए। तो आमतौर पे 5,000 रुपए से अगर हम फॉलो कर रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम, तो हम 5,000 से एंट्री पास कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, जिससे क्लोजिंग स्टॉक हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बन जाता है।
और अगर हम सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं, परपीचुअल, तो फिर परपीचुअल सिस्टम में ये बैलेंस ऑटोमेटिकली मेरी इन्वेंट्री अकाउंट के बैलेंस शीट का पार्ट होना चाहिए एट कॉस्ट। तो दोनों सिस्टम का फर्क भी आपको आना चाहिए और आप सारी बातें अच्छी तरह सुनेंगे इस हवाले से। अच्छा जी, अब इन्वेंट्री आमतौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपेयर हो रही है कॉस्ट पर। तो हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इस जितनी वैल्यू पे इन्वेंट्री शो हो रही है, जब हम अगले अकाउंटिंग पीरियड में इसी इन्वेंट्री को बेचेंगे जो अनसोल्ड है इस वक्त, तो इसकी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इसकी कॉस्ट से क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। हम इसको प्रॉफिट रखने के बाद क्या करेंगे, बेचेंगे। यस और नो? ऐसा ही। तो इसका मतलब ये है कि आमतौर पे इन्वेंट्री अगर कॉस्ट पे अपेयर होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो उसका इकोनॉमिक मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है वो उस लिखी हुई कॉस्ट से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। कि जो आपके इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किए हुए 5,000 रुपए हैं वो आपकी जेब में वापस आएंगे, बल्कि आप तो इस पर प्रॉफिट भी कमाएंगे। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू जो हो वो हो 1,00,000 रुपए, मैं बात डाइवर्ट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 1,00,000 रुपए हो तो इस 1,00,000 का मतलब क्या लिया जाएगा कि मुझे मुस्तकबिल में अपने डेटर से 1,00,000 रुपया वसूल होगा। तो यानी मैं इस 1,00,000 रुपए को बतौर एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर सकता हूं। ऐसा ही ना? लेकिन अगर मैं ये बोलूं यार डेटर की वैल्यू, डेटर अकाउंट का बैलेंस शीट तो 1,00,000 रुपया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेड रिकवरी जो है वो 95,000 की है, तो बताइए मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 1,00,000 रुपए को डेटर दिखाना चाहिए या 95,000 को डेटर दिखाना चाहिए? इसका मतलब मुझे 5,000 का क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस और नो? या अगर 5,000 का बेड डेट कंफर्म है तो मुझे बेड डेट डेबिट करके डेटर की वैल्यू को 5,000 से कम करके 1,00,000 से कहां लाना है, 95,000 पे। मैं डेटर को 1,00,000 से 95,000 पे क्यों लेकर आया? तो जब मैंने डेटर को लिखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 1,00,000 रुपए पर, तो मैं लोगों को ये कम्युनिकेट कर रहा हूं कि कम से कम मुझे 1,00,000 रुपए के बराबर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरा एक्चुअल इकोनॉमिक बेनिफिट जो था वो उस 1,00,000 रुपए से कम था, तो फिर मुझे डेटर की वैल्यू घटाना पड़ गई। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि ये जो इन्वेंट्री आपकी है ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में 5,000 पे नहीं बल्कि ये 4,000 पे बिकेगी, तो बताइए आज इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 5,000 पे अपेयर होना चाहिए या 4,000 पे? क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं 5,000 पे इसको रिपोर्ट करता हूं तो इसका मायना ये होगा कि मुझे कम से कम 5,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। लेकिन अगर मुझे आज पता लग गया है आज की डेट पर कि मुझे 5,000 का नहीं बल्कि 4,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, यानी मुझे 1,000 रुपए का लॉस दिखाई देना शुरू हो गया है मुस्तकबिल में, तो वो यकीन कीजिए वो मुस्तकबिल का लॉस नहीं है, वो आज का लॉस है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मैंने सिखाई थी तो मैंने उसमें कहा था एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड, दे आर टू बी अकर्ड एंड दे आर लाइकली टू बी अकर्ड। बोलिए, अगर नुकसान का अंदेशा हो और आप उस नुकसान को अवॉइड ना कर सकते हो तो फिर वो कल का नुकसान नहीं है, वो बल्कि आज का नुकसान। यस और नो? तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है जरा देखिएगा बेटा, अभी एनआरबी में बहुत डिस्कशन बाकी है प्लीज, लेकिन फोकस कीजिएगा जरा इस चीज पर। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो एनआरबी सोचते रहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं सीखते। एनआरबी में बहुत तफसील से सिखा रहा हूं अभी आपको। अब इसका मतलब क्या है कि 100 यूनिट है और अगले अकाउंटिंग पीरियड में हर यूनिट कितने का बिकेगा, 40 रुपए का बिकेगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हर यूनिट 40 रुपए का बिकेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस
इन गुड्स की एनआरवी कितनी है? 4,000 रुपए। अब ये प्रिंसिपल मुझे कहता है इन्वेंट्री को वैल्यू करो लोअर पर, जो इन दो में से लोअर हो, या तो कॉस्ट पे वैल्यू करो या एनआरवी पर जो लोअर हो। बताइए, इन्वेंट्री जब मैंने कॉस्ट पे वैल्यू की तो आंसर आया कितना? 5,000। और इन्वेंट्री को जब मैंने एनआरवी पर वैल्यू किया तो आंसर कितना आया बेटा? 4,000। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से बताइए मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितने से दिखानी चाहिए? 5,000 से, 4,000 से? जबरदस्त, 4,000 से। तो अगर मैं सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा हूं, दो सिस्टम है ना मेरे पास, एक सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक। और पीरियोडिक सिस्टम में तो मुझे स्टॉक की गिनती करके फिर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है, ऐसा ही है ना? तो जब मैंने स्टॉक गिना गोडाउन में तो 100 यूनिट आए, 50 उसकी कॉस्ट थी, 5,000 उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन जब मुझे पता लगा इनकी एनआरवी कम थी, मतलब मैंने इनको एनआरवी भी वैल्यू कर लिया कि 100 यूनिट्स को उनकी एनआरवी के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया? 4,000 आ गया। तो अब मुझे देखना है कि कॉस्ट लोअर है या एनआरवी। तो अगर एनआरवी लोअर है तो फिर मुझे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डायरेक्ट किस पे पास करनी है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कितने से? 4,000 से। परचेज क्रेडिट। अब कल वाली बात कंटिन्यू है, बहुत सारे लोग गौर फिक्र करने वाले अगर है ना, यकीन करें तो वो बात यहीं से पिक कर जाएंगे। परचेज में इस इन्वेंट्री की कॉस्ट जो होगी 5,000 ही होगी, लेकिन परचेज में से मैं क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर 4,000 को निकाल रहा हूं, 1,000 वहीं रहने दे रहा हूं। तो 1,000 अगर मैं वहीं रहने दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 1,000 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रह गया। तो 1,000 जब इजाफी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रह गया तो वो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसने मेरी कॉस्ट, मेरे गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ा दिया। और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,000 रुपए से ज्यादा आई तो 1,000 रुपए ज्यादा चार्ज हो गए आपके ग्रॉस प्रॉफिट पर। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,000 रुपए से क्या हो गया? कम हो गया। नॉट एबनॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया हमने, ठीक है ना? जो लॉस हम कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज करते हैं उसको हम नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर पीरियोडिक सिस्टम यू हैव टू चूज कि आपने एंट्री कॉस्ट पे बनानी है या एनआरवी पर। तो जो लोअर हो उस पे एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक की। सही है बेटा? लेकिन मसला ये है कि अंडर परपीचुअल सिस्टम, अंडर परपीचुअल सिस्टम आपका इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस शीट ही कॉस्ट पे आ रहा होगा। यानी आपका इन्वेंट्री अकाउंट जो होगा वो बैलेंस शीट के तौर पे इस 5,000 को शो कर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं 5,000 ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाए तो कुछ ना करें, लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि आपकी एनआरवी 4,000 है और कॉस्ट 5,000 है तो फिर आप 5,000 को 4,000 बनाएं। कैसे? 1,000 से एडजस्टमेंट पास करके। तो होगा क्या कि अंडर परपेचुअल सिस्टम आपका इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस शीट कॉस्ट पर होगा। तो अगर आप उसको कॉस्ट से एनआरवी पे लाना चाहते हैं तो फिर आपको एंट्री पास करनी है। वो एंट्री क्या है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 1,000 से बढ़ा लें और इन्वेंट्री अकाउंट को 1,000 से कम कर लें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,000 से बढ़ने से क्या होगा? आपका लॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ने से क्या होगा? प्रॉफिट में 1,000 रुपए से कमी आ जाएगी। और जो इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस शीट था 5,000 रुपए, उसको आपने रीओपन किया बतौर बैलेंस बीडी। उसमें से आपने 1,000 रुपए क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए, 1,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। ठीक है? तो 1,000 रुपए जब क्रेडिट कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अब बैलेंस 5,000 से क्या हो गया, 4,000 हो गया, यस और नो। अब मुझे इतना बता दीजिए कि भाई एनआरवी की तफसील तो मैं करता हूं, लेकिन जितना मैंने समझाया है एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अच्छा, अब मुझसे सवाल आया है कि ये तो नॉर्मल लॉस की तरह है, लेकिन मैं नॉर्मल लॉस का तस्कर अलग से करता हूं। यानी नॉर्मल लॉस तो वो लॉस है जो आपकी इन्वेंट्री की शॉर्टेज है। ये इन्वेंट्री तो आपके पास फिजिकली मौजूद है, लेकिन जो मौजूद है उसकी जो वैल्यू है ना, जो आपको मुस्तकबिल में आपकी जेब में आनी है उसको बेचकर, वो आपकी लगाई हुई कॉस्ट से भी क्या है, कम है। तो आपको जब मुस्तकबिल में ये इन्वेंट्री बिकती भी दिख रही है, मतलब अगर मैं मुस्तकबिल में 4,000 वाली 5,000 वाली चीज 4,000 में बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा, 1,000 का लॉस होगा ना। अगर मैं 5,000 कॉस्ट वाली चीज 4,000 में बेचूंगा, मुझे क्या होगा, 1,000 का लॉस होगा। तो अगर ये बात मुझे आज ही पता है कि ये इन्वेंट्री मेरे पास अनसोल्ड पड़ी हुई है, इसको बेचकर मुस्तकबिल में मुझे 1,000 रुपए का लॉस होगा, तो फिर हम ये बोलते हैं वो मुस्तकबिल का लॉस नहीं, वो आज का लॉस है। तो फिर आप उस इन्वेंट्री को वैल्यू करो कितने पर, 4,000 पर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, एनआरवी लोअर है, एनआरवी पे वैल्यू कर लिया आपने। तो आपने डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इन दो में से लोअर पे बनाई। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस जो होता, देखिए ये स्टॉक इन हैंड है आपके पास, इसके अलावा जो यूनिट्स आपके पास शॉर्ट होंगे ना, इसके अलावा जो यूनिट्स आपके पास शॉर्ट होंगे, मतलब आपके पास 120 यूनिट होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास गिनती में 100 आ रहे हैं, तो 20 शॉर्ट हैं। तो उस 20 में कितने नॉर्मल लॉस है, कितना एबनॉर्मल लॉस है, वो अलग है। एनआरवी उन उन इन्वेंट्री की निकलेगी जो आपके पास फिजिकली मौजूद है, ठीक है ना, जिसको आपने क्या करना है, वैल्यू करना है। तो जो फिजिकली इन्वेंट्री है उसको आपने वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ये एनआरवी क्या है, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये 40 रुपए तो आपने खुद से क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, लेकिन 40 रुपए आ कैसे रहे हैं, और ये और क्या रीजंस हैं कि एनआरवी जो है, एनआरवी जो है वो कॉस्ट से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो नॉर्मल हालात में तो एनआरवी को उसूली तौर पे कॉस्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यस और नो, क्या कहेंगे आप सब लोग। नॉर्मल हालात में एनआरवी को कॉस्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, ऑब्वियसली होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर हालात ऐसे बन गए हैं कि एनआरवी कॉस्ट से क्या है, कम है, तो फिर आपको उस इन्वेंट्री पे क्लियरली लॉस दिख रहा है ना। अब आप उस लॉस से बच तो नहीं सकते, वो लॉस होना है। तो फिर गुड्स बिकते वक्त उस लॉस को रिकॉर्ड नहीं करें। आज जब अब इन्वेंट्री अनसोल्ड है, जब आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री का लॉस आज ही दिख रहा है, तो उस लॉस को आप आज ही रिकॉर्ड करें, कैसे, इन्वेंट्री की वैल्यू को गिराकर। लेकिन चूंकि पीरियोडिक सिस्टम में अब तक कोई इन्वेंट्री बुक्स में शो नहीं हो रही क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, तो आप चूज करते हैं कि इन्वेंट्री डायरेक्टली इन दो में से किसी एक पे वैल्यू कर ली जाए जो लोअर हो। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का पहले से अकाउंट मौजूद है, तो वो अकाउंट का जो बैलेंस शीट होगा वो हमेशा कॉस्ट पर होगा। और इन केस अगर एनआरबी लोअर है, तो फिर जो कॉस्ट और एनआरबी का डिफरेंस होगा ना, कॉस्ट और एनआरबी का जो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस से आप क्या कर देंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू गिरा देंगे, और जो लॉस है ना उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इतनी बुनियादी बात आपके सामने मैंने रख दी। अब एक काम ये करते हैं कि डिस्कशन करते हैं एनआरवी पर। व्हाट इज एनआरवी इन डिटेल, इसको सुन लें आप। लेक्चर को जितना अच्छा सुनेंगे उतना आपको फायदा होगा, तो इसलिए बहुत तसल्ली से लेक्चर सुन लीजिए। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। ठीक है जी,
यानी जो इन्वेंट्री आपको बची हुई मिल रही है उसकी मुस्तकबिल में आपको क्या सेलिंग प्राइस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपका क्या अंदाजा है कि आप मुस्तकबिल में उसको कितने का बेच पाएंगे? लेस लेस व्हाट? एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। और उस सेलिंग प्राइस को हासिल करने के लिए आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट के अलावा और कितना खर्चा करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे सेलिंग एक्सपेंस। तो जब आप एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में से एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो जो बेटा नेट बैलेंस बचेगा उस नेट बैलेंस को हम बोलेंगे एनआरवी। सही है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये आपको एनआरवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि अभी तो वो इन्वेंट्री अनसोल्ड है, तो आप मुस्तकबिल को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि जो चीज आपके पास इन्वेंट्री में बची हुई है ये आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में कितने की बिक जाएगी और इसको बेचने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? ऑलवेज यूज फ्यूचर सेलिंग प्राइस। हमेशा मुस्तकबिल की सेलिंग प्राइस इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, इफ नो future selling price is available, use current selling price। क्या मतलब, अगर कोई मुस्तकबिल की सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है तो फिर जो मौजूदा सेलिंग प्राइस है अज्यूम करें वही मुस्तकबिल की क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। नंबर 2, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। अब एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस क्या है कि इन्वेंट्री बिकवाने के लिए अगर आपको किसी को कमीशन देना पड़ रहा तो कमीशन आपका क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। यार तुम मेरी ये चीज बिकवा दो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री की वैल्यू रिकवर करने के लिए आपको अपनी जेब से ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस बेयर करना पड़ रहा है, सेलिंग एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड, आप कस्टमर को बोल रहे हो यार ये चीज परचेज कर लो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारे घर तक पहुंचाने का खर्चा भी जो है मेरी जेब से होगा, तुम टेंशन ना लो, बस तुम हाँ बोलो एक दफा, ठीक है। उसके बाद कैश आउटवर्ड हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्या है, रीपैकेजिंग।
रीपैकेजिंग कॉस्ट। ठीक है जी, वो इन्वेंट्री पड़े पड़े पुरानी हो गई है, उसकी पन्नी पुरानी हो गई है, उसकी पन्नी को देखकर जो है कोई खरीदता नहीं, समझता कोई पुरानी चीज पड़ी हुई है। यार अब क्या करते हैं, पन्नी चेंज कर देते हैं, डब्बा चेंज करते हैं, नई पैकिंग में पुराना माल बेच देंगे, मतलब तो रीपैक करवा दें उसको, ताकि वो पुराना सामान जो है वो क्या लगे, नया लगे। रीपैकेजिंग। एक होती है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल एक दफा पैकेज पैक हुई थी, लेकिन एक चीज पड़े पड़े जो है बिक नहीं रही, तो उसकी पैकेजिंग भी पुरानी हो गई है, और पैकेजिंग पुरानी होने की बना पर अब वो लेस अट्रैक्टिव लग रही है। तो आपने बोला इसको रीपैक करवा लेते हैं, क्या पता इसी बहाने क्या होता है बिक जाए, तो ये आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ गया इसको बेचने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। रिपेयर, रिपेयर कॉस्ट। एक चीज डैमेज हो गई थी, उस डैमेज चीज को बेचने के लिए, अच्छी कंडीशन में वापस आने के लिए आप उसको रिपेयर करवाना पड़ा आपको, तो आप उसको रिपेयर करके बेच रहे हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है जी, आप अपने सप्लायर को पुरानी चीज जो आपके पास एक्सपायर हो गई है वो देकर, वो आपको कुछ पैसे ऊपर लेकर आपको वो नई चीज देने के लिए क्या है, तैयार है। तो आपकी इन्वेंट्री जो अवेलेबल थी आपके पास वो पुरानी हो गई है, उसको वापस कर दें, ऊपर कुछ पैसे दें, उसके बदले नई इन्वेंट्री ले लें। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रीप्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक, कोई ऑयल वगैरह है जो पड़े पड़े क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, चाहे कुकिंग ऑयल हो या कोई भी चीज इसके अंदर हो सकती है, तो आप उसको दोबारा रीप्रोसेस करवा लें। ठीक है, ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो जाए। अच्छा जी, अब ये है कि यार ये क्या है मसला, रीजंस फॉर एनआरवी। क्यों इन्वेंट्री की वैल्यू जो होगी वो हमारी खरीदी भी कॉस्ट से क्या होगी, कम होगी। यानी देखो, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब इस इन्वेंट्री को बेचकर हमारी जेब में क्या आएगा, नेट, इसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, कि बेचकर हमारी जेब में कितना पैसा आना है। तो अगर जो बेचकर रियलाइजेबल वैल्यू आनी है वो कॉस्ट से भी कम है, तो फिर तो ये इन्वेंट्री बेचकर हमें लॉस होना है। तो अगर हमें आज पता लग जाएगा कि जो इन्वेंट्री हमारे पास अनसोल्ड रखी हुई है, जब वो मुस्तकबिल में बिकेगी और उसको बेचकर लॉस होना है, और ये बात हमें आज पता है जब वो इन्वेंट्री अनसोल्ड है, तो फिर मैं बोलता हूं कि भाई वो कल का लॉस नहीं, वो आज का लॉस है। तो लिहाजा इन्वेंट्री को फिर एनआरवी पे वैल्यू करो, ताकि वो कल का लॉस जो है वो आज ही लॉस बन जाए। ये बुनियादी इसके पीछे रीजन है। लेकिन अभी जो मैं रीजंस देने जा रहा हूं वो रीजंस क्या हैं, कि एनआरवी लोअर क्यों होगी, एनआरवी लोअर क्यों होगी, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो बड़ा सिंपल सा मामला है, देखें, एनआरवी लोअर इसलिए होगी कि गुड्स डैमेज हो गई होंगी। ठीक है, एक होता है डैमेज है, डिस्ट्रॉयड, मतलब वो तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, स्क्रैप हो गया। एक हो गया डैमेज है, अब उसको रिपेयर करके क्या कर लो, दोबारा सही कंडीशन में ले आओ और बेच दो। जबरदस्त, आउट ऑफ फैशन, क्या बात कर दी बात ने यार, बेहतरीन। अब समझे जरा, देखें, गारमेंट्स वालों ने क्या किया, सर्दियों के लिए बहुत सारा सामान परचेज कर लिया, इस एक्सपेक्टेशन में कि भाई कि इस बार सर्दियां बड़ी अच्छी पड़ेंगी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि सर्दियां पड़ी नहीं बहुत ज्यादा, तो उनका ज्यादा सामान बिका ही नहीं। और आप जानते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में फैशन बड़ी जल्दी आ जाता है, तब्दील होता है, अगले साल का नया फैशन होना है, पुराना फैशन वाला सामान फिर चलना नहीं है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, सीजन के एंड के करीब लगा देंगे जनाब, एक सीजन सेल लगा देंगे ना, क्लियरिंग, स्टॉक क्लियरिंग सेल। उसमें क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट को जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी उस पर 50% ऑफ कर देंगे, उस पर 60% ऑफ कर देंगे।
यस और नो? तो 60% 50% ऑफ करके जो वैल्यू मिलनी है, अगर ऐसा है कि एक चीज जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में रखी हुई है, जब आप उसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में बेचोगे तो आपको डिस्काउंट देकर, यानी ट्रेड डिस्काउंट देकर उसको बेचनी पड़ेगी। और ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू अगर आप समझते हो कॉस्ट से भी कम होगी, तो फिर उस इन्वेंट्री को आज तुम कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करो, बल्कि किस पे वैल्यू करो? एनआरवी पर। तो रीजंस है एनआरवी के लोअर होने के, कि इन्वेंट्री डैमेज है, इन्वेंट्री आउट ऑफ फैशन है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है जी, इन्वेंट्री नियर टू एक्सपायरी, ये बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, इन पर आप अक्सर देखते हैं जनाब, ऑलपर्स के एक जूस के डब्बे की कीमत में 2 जूस के डब्बे बिक रहे हैं। तो ये अक्सर और बेशतर जब आप ऐसा देखते हैं ना कि आपको एक की कीमत में 2 चीजें मिल रही होती हैं, तो इसको इसमें जरा देख लिया करें कि ये प्रोडक्ट अक्सर और बेशतर क्या होती है? नियर टू एक्सपायरी होती हैं। क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स के अंदर या बड़े बड़े मार्ट्स के अंदर सेल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो कंपनी वो सामान उनको सस्ता देकर क्या करती है? वहां से जल्दी बिक जाता है ना। आम मार्केट में बिकने से बेहतर है उसको मॉल में रखवा दें 50% डिस्काउंट में, तो एक की कीमत में 2 चीजें मिल रही हैं। वो ज्वाइंट पैक बना दिया, उसकी रीपैकेजिंग कर दी और बोला भाई एक के साथ एक फ्री। तो अक्सर और बेशतर चांस यही है कि वो चीज नियर टू एक्सपायरी है, और वो कंपनी चाहती है भाई जल्दी से ये बिक जाए, कुछ तो हमें इसकी कीमत मिले। तो अगर जो कीमत मिलनी है ना भाई, वो कीमत अगर उसकी कॉस्ट से कम मिलनी है, तो फिर तो आप समझ लो कि इसका मतलब क्या है, कि अगर वही चीज कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर रखी हुई है ना, और कंपनी को पता है कि इसको बेचने के लिए हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा, प्लस इसकी जो वैल्यू हमें रियलाइज होगी वो कॉस्ट से भी कम होगी, तो फिर उस क्लोजिंग स्टॉक को हमने कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करना, बल्कि किस पे वैल्यू करना है? एनआरवी पर, ताकि उसका मुस्तकबिल में होने वाला लॉस मुस्तकबिल में रिकॉर्ड ना हो और आज हो। मैं इसको प्रूव करूंगा आपके सामने, लेकिन अभी आप इन तमाम बातों को अच्छी तरह जहन में रख लें। तो इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, नियर टू एक्सपायरी है, मल्टीपल रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो मेरी समझ के हिसाब से। देखो, आईफोन 7 था, ऐसा ही था। आईफोन 7 का अच्छा खासा स्टॉक एप्पल के पास रखा हुआ था, लेकिन आईफोन 8 को लॉन्च करने का टाइम आ गया। अब उनको पता है कि आईफोन 7 जो है, आईफोन 8 लॉन्च होने के बाद उसकी मार्केट वर्थ क्या लगेगी? कम हो जाएगी। यस और? अब इसका मतलब क्या हुआ? आईफोन 8 लॉन्च करने से आईफोन 7 जो अनसोल्ड पड़ा हुआ है किसके पास? एप्पल के पास, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये अब एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट से भी नीचे आ जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर वो उस अनसोल्ड स्टॉक को उनको वैल्यू करना है किस पर? एनआरवी पर। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उनके दिमाग में आइडिया ये आया कि उन्होंने आईफोन 7 जितने भी पड़े थे ना, उसको एक तरह से रीपैकेज कर लिया। कैसे? उसकी कलर स्कीम चेंज कर दी उन्होंने। आईफोन 7 को आईफोन 8 के साथ लॉन्च किया आईफोन रेड के नाम से। रेड कलर में पहला फोन लॉन्च कर दिया, रेड कलर। तब हुआ क्या? धूम मच गई कि भाई आईफोन 7 रेड में लॉन्च हो गया है। इससे पहले कोई रेड कलर में फोन आया नहीं था। हाँ, 7 प्लस जो भी है, ठीक है। तो इस तरह वो जो आईफोन 7 था ना, वो जो उसकी कीमत थी उससे भी ज्यादा कीमत में बिकना शुरू हो गया। तो फिर इस केस में एनआरवी जो थी वो कॉस्ट से अबव ही रही, तो एप्पल को जरूरत नहीं पड़ी कि वो उसको वैल्यू करे किस पर?
एनआरवी पर, वो तो कॉस्ट पे वैल्यू रखा हुआ। खैर, तो ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। बाज़ दफा चीजें बेचने जो बन गई होती हैं चीजें, उनको उनके अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके उनको बेचना होता है। तो उनको बेचकर जो सेलिंग प्राइस आपको मिलनी है और उनको बेचने के लिए जो खर्चा हुआ है, मतलब एक आईफोन को आईफोन रेड बनाने के लिए जो इजाफी खर्चा हुआ है, वो सेलिंग एक्सपेंस है। सही है। और फिर वो आईफोन रेड जितने का बिकेगा वो उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू व्हाट? एनआरवी। तो अगर एनआरवी हायर आ रही है किसके मुकाबले में? कॉस्ट के मुकाबले में, तो फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो आप उसको कॉस्ट पे रहने दो। या अगर आप पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप डबल एंट्री कॉस्ट पे बना दो, कोई इशू नहीं। बताइए। ठीक है, एक और पॉइंट रखिएगा, कंसीडर ट्रेड डिस्काउंट। कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो लेंगे आप, लेंगे वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक चीज जो है वो 1000 रुपए की है, और लेकिन आपकी प्रैक्टिस ये है कि आप 20% अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो आप 1000 वाली चीज कितने की बेचते हैं? 800 की। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस फिर 800 ही होनी चाहिए, 1000 नहीं होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस निकालते वक्त क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को कंसीडर करेंगे लाजमी। ठीक है बेटा। तो क्या अब ये क्लियर है कि एनआरवी किस चीज का नाम है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइज होना। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा? अच्छा जी। अब एक काम ये करते हैं ना, देखें अभी तो इसकी और प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा, बात इस पे करेंगे और इसके हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे आपसे। आप इस चीज को देखिएगा जरा। अब एक काम ये कीजिएगा जरा, यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन है 11.3। यस, देख रहे हैं सब लोग? एट 31 December एलिस हैड फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। उसके पास एबीसी प्रोडक्ट पड़ी है, उसके पास डॉलेंस का एसी भी रखा हुआ है, उसके पास ग्री का एसी भी रखा हुआ है, उसके पास जो है वो मिस्टर बिशी भी रखा हुआ है, एंड सो ऑन। तो कोई भी प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, मतलब कोई भी नाम दे दें, कोई भी प्रोडक्ट आपका नाम दे सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी रखी हुई है? 20, 10 और 6 और 12। ये कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है? अब आप इन सबको मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग किस्म की इन्वेंट्री है। सही है। और इन सब की कॉस्ट एक नहीं होगी, अलग अलग कॉस्ट है ना इन सबकी। एक जैसी इन्वेंट्री की कॉस्ट एक जैसी होगी, लेकिन जो इन्वेंट्री दूसरी है मुख्तलिफ है, तो उसकी कॉस्ट मुख्तलिफ होगी ना बेटा। आप कभी भी मेहरान गाड़ी की यूनिट्स को कल्टस गाड़ी में प्लस नहीं कर सकते ना। ये मेहरान गाड़ी के यूनिट्स होंगे, ये कल्टस गाड़ी के यूनिट्स होंगे। अगर आप सुजुकी मोटर्स की क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये एक सिंपल बात आपके सामने रख दी कि कितनी किस्म की इन्वेंट्रीज आपके पास मौजूद है। मैंने एग्जांपल तो एक से शुरू की थी, फिर अब आपके सामने बात को आगे लेके जाएंगे। तो जो 20 यूनिट आपके पास एबीसी के रखे हुए हैं, उनकी कॉस्ट 80 रुपए टोटल कॉस्ट, मतलब ये रेट नहीं है। अगर ये रेट हो तो क्या करता मैं 20 को 80 से मल्टीप्लाई करता, फिर टोटल कॉस्ट आती, लेकिन ऊपर लिखा हुआ टोटल कॉस्ट। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय क्या है? रेट है। और रेट कितना है? 4 रुपए। तो 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 80 आ गया। यस बेटा। 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 150 रुपए। 6 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए। 12 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 36 रुपए।
तो ये इन्वेंट्री वैल्यू हो गई किस पर, कॉस्ट पर। अच्छा जी, ये एबीसी के जो 20 यूनिट है कितने के बिकेंगे बेटा, 200 रुपए के। 200 रुपए के रिलाइजेबल वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। तो अगर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से आप एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर लेंगे तो आपको ए बी सी के 20 यूनिट की क्या मिल जाएगी, एनआरवी। 200 माइनस 20, आंसर क्या आ गया, 180। तो बताइए एबीसी यूनिट की कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है, क्या लोअर है, एबीसी का कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है। तो एबीसी को किस पे वैल्यू करना चाहिए, 80 पर या 180 पर। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी या कॉस्ट में से जो लोअर है उस पे वैल्यू करना चाहिए ना, किस पे वैल्यू करें, कॉस्ट पर, 80 पर। सही है, जवाब दें। ठीक है जी। डी ई एफ की जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो 150 रुपए है। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 120 है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 120 है। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस 10 रुपए है। 120 माइनस 10 क्या आंसर बना, 110। 110 क्या एनआरवी है, कॉस्ट 150 है और एनआरवी 110 है। लोअर क्या है, एनआरवी। तो अब डी और ई एफ के क्लोथिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करूं, डी ई और एफ के क्लोथिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करूं, एनआरवी पर। यस और बोलिए, 110 पर। जीएचआई कॉस्ट कितनी है, 6 रुपए। एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कितनी है, 7 रुपए। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 2 रुपए। 7 माइनस 2 आंसर क्या बनेगा, 5। 5 रुपए एनआरवी है, 6 रुपए कॉस्ट है। लोअर क्या है, एनआरवी। किस पे वैल्यू करूं, एनआरवी पर, 5 रुपए पर। 36 रुपए कॉस्ट है, 12 रुपए एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंस है, 11 रुपए एनआरवी है। 36 कॉस्ट है, 11 एनआरवी है। लोअर क्या है, दोबारा एनआरवी लोअर आ रही है। तो इसको भी किस पे वैल्यू करूं, एनआरवी पर। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहां एक कॉलम बन जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो यहां आया आंसर 80, प्लीज यहां आंसर आया 80। यहां आंसर आया 110। यहां आंसर आया 5 और यहां आंसर आया 11। तो क्लोथिंग स्टॉक के बाद आपने वैल्यू किया लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे, तो क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बनी बताइए, 80, 110, 190, 190 और 5, 195, 195 और 11, 206। तो क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू बनी 206। अब 206 से अगर सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक है, सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक है, तो 206 से एंट्री बनेगी क्लोथिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सही है। और अगर सिस्टम परपीचुअल है, सिस्टम अगर क्या है, परपीचुअल है, तो इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस शीट ही इसके बराबर आ रहा होगा, सम के बराबर। 80 और 150, 230, 230 और 30, 260, 260 और 6 और 6, 272। तो इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस शीट 272 होगा। 272 के बैलेंस को 206 बनाने के लिए इन्वेंट्री अकाउंट को कितने से कम करना होगा, जरा 272 और 206 जो यहां आना चाहिए उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 66 से। यानी अंडर परपेचुअल सिस्टम आपको एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट पास करनी होगी, और वो एडजस्टमेंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट।
ठीक है जनाब, क्या ये बात समझ में आती है बेटा? बोलिए सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक की गुफ्तगू आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर कल की क्लास में मजीद कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।